Assalamu alaikum and welcome to brand new video, new chapter, circular motion। ये चैप्टर आपको घुमा के रख देगा अगर सर हम आज से नहीं पढ़ेंगे। तो घूमने वाली मोशन की बेसिक कुछ टाइप्स को आप ऑलरेडी जानते हो। याद करें, आपके जहन में होगी लीनियर मोशन, बिल्कुल, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और ये लीनियर मोशन की फर्दर टाइप्स हैं रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी। लीनियर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन की ही एक किस्म है, ठीक है। यूं कह लें ट्रांसलेटरी मोशन की 3 बेसिक टाइप्स, राइट। लीनियर मोशन, रैंडम मोशन जिसे आप ब्राउनियन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कहते हो, और सर्कुलर मोशन भी इसी की एक किस्म। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 किस्म हमने बयान की। क्लियर हो गया जी? फिर से दोहराते हैं, क्या क्या? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स। लीनियर मोशन, जिसका दूसरा नाम रेक्टिलिनियर मोशन भी है, फिर रैंडम मोशन जो मॉलिक्यूल्स के केस में ब्राउनियन मोशन भी कहलाती है, और सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन, इसको अक्सर बच्चे मिक्स कर जाते हैं। तो कैसे फर्क करेंगे कि कौन सी मोशन रोटेटरी है और कौन सी सर्कुलर है? यह डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां एग्जिस्ट करता है, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर है, इसका मतलब बॉडी खुद के गिर्द घूम रहा है, वो रोटेटरी मोशन है। क्या बच्चे जानते हैं रोटेटरी मोशन का दूसरा नाम? स्पिन मोशन, स्पिनिंग, राइट। और ऑर्बिटल मोशन सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है। ऑर्बिटल मोशन सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है। स्टूडेंट्स, तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बॉडी से बाहर हो तो ये ऑर्बिटल मोशन कहलाएगी, ये सर्कुलर मोशन कहलाएगी। आए अर्थ की मोशन के दोनों पहलू देखते हैं। अल्लाह ताला ने अर्थ को ऐसे डिजाइन किया कि ये स्पिन भी करती है और ऑर्बिट भी करती है, रोटेट भी करती है और सर्कुलेट भी करती है, सर्कल में भी मूव करती है। तो जब अर्थ सन के गिर्द सर्कल में मूव करती है, ऑलमोस्ट सर्कल, ऑर्बिटल मोशन में मूव करती है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सन में एग्जिस्ट करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन सन में एग्जिस्ट करता है आउटसाइड अर्थ, तो ये मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगी, ऑर्बिटल मोशन कहलाएगी। लेकिन जब अर्थ स्पिन करती है तो फिर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां एग्जिस्ट करता है? नॉर्थ से साउथ से गुजरता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर है, तो ये मोशन कौन सी मोशन कहलाएगी? रोटेटरी मोशन, जिसका दूसरा नाम क्या बोला? स्पिन। कॉन्सेप्ट बन गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। What about motion of moon around earth? It is also circular motion. क्या मून रोटेट भी करता है? Yes, मून रोटेट स्पिन भी करता है। इसका मतलब मून के पास भी दोनों मोशंस, सर्कुलर मोशन भी, रोटेटरी मोशन भी। आज हम इन दोनों मोशंस को जनरलाइज करके एक नया नाम दे देंगे, एंगुलर मोशन, और इसकी एंगुलर क्वांटिटीज हम डिसाइड करें। सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, दोनों को क्या नाम दे दिया? एंगुलर मोशन। यानी ये रोटेट करें या सर्कुलेट करें, ये कुछ ना कुछ
एंगल कवर करती है। सर्कल के सेंटर में कुछ ना कुछ एंगल बना तो एंगुलर मोशन कहलाएगी। तो कुछ एंगुलर क्वांटिटीज को समझते हैं। उनमें सबसे पहली क्वांटिटी का नाम है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा। भाई नाम नया है, लेबल नया है, लेकिन प्रोडक्ट पुरानी है। पुराने जमाने में जो आप एंगल पढ़ते होते थे उसी का नया नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। द बॉडी इज मूविंग along a curved path or rotating. सिंबल्स थीटा या स्मॉल वैल्यू के लिए डेल्टा थीटा। तो डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, डायग्राम बनानी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेट्स बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी along a circular path of radius r. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हुए वो एंगल कवर करता है थीटा, जिसे हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन हम इसकी स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो इमेजिन करें कि पॉइंट P1 से P2 तक उसने बड़ा थोड़ा सा आर्क लेंथ को कवर किया। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा एंगल बना है इसका नाम होगा डेल्टा थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की स्मॉलर वैल्यू इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, व्हाइल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस थोड़े से टाइम में यही यहाँ पे जो एंगल कवर हुआ है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यही अब इसकी डेफिनेशन बन गई। तो डेफिनेशन को एक बार दोहरा भी लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बनाया गया एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ इन वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी। द डेल्टा थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज कंसिडर्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है हम उसकी डायरेक्शन को जरूर डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास रूल है जिसका नाम है राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल को सीखें। जिस तरफ वो बॉडी रोटेट कर रहा हो या सर्कल कर रहा हो, जैसे ये इस तरफ सर्कल कर रहा है, बोले इसे क्लॉकवाइज कहेंगे या काउंटर क्लॉकवाइज कहेंगे? यस, ये काउंटर क्लॉकवाइज। इस तरफ हो तो क्लॉकवाइज, इस तरफ हो तो काउंटर क्लॉक। और बच्चे जानते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज का दूसरा नाम एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस तरफ भी बॉडी सर्कल कर रहा है या रोटेट कर रहा है अपने राइट हैंड के फिंगर्स को उस तरफ करें। इरेक्ट थंब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। बॉडी इस तरफ मूव कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो along the axis of rotation, along the axis of angular displacement is along axis of rotation। इसके लिए आपके जहन में बड़ा ही अच्छा रूल होना चाहिए, उसे कहते हैं सिक्री रूल। तो सिक्री को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं किसी पेच के ऊपर, किसी बोल्ट के ऊपर, तो वो ऊपर आता है। उसका ऊपर आना आपके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन समझने के लिए अच्छा है। और अगर उसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो सिक्री धीरे धीरे नीचे जाता है। जैसे जीतो पाकिस्तान शो में वो मुकाबला करवाता है ना सिक्रीज को खोलने का, तो जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाते हैं सिक्री ग्रेजुअली अपवर्ड आता जाता है। तो स्टूडेंट्स की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को समझने के लिए ये रूल बहुत अच्छा है। राइट स्टूडेंट्स?
तो स्टूडेंट्स, इस तरह के वेक्टर को जो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, उन्हें कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। उनकी कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट करता हूं, 5 एग्जांपल्स प्रेजेंट करता हूं। ऐसी क्वांटिटीज जो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने नाम सुना है टॉर्क का? टॉर्क के लिए भी राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। टॉर्क भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। दूसरी एग्जांपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तीसरी एग्जांपल है एंगुलर वेलोसिटी। चौथी एग्जांपल एंगुलर एक्सेलरेशन। पांचवी एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम। जी, तो जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं उनके सिंबल्स मैं यहां पे लिख देता हूं। एक्सियल वेक्टर्स टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर मोमेंटम। एल स्टैंड्स फॉर एंगुलर मोमेंटम। भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बड़े ही दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये पॉजिटिव कब होगी, ये नेगेटिव कब होगी। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। रीजन, all the natural circulations and orbiting and rotations, natural rotations जितनी भी है वो सारी एंटी क्लॉकवाइज, और हमारा बनाया हुआ क्लॉक ही क्लॉकवाइज है। तो क्योंकि नेचुरल एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए उनको पॉजिटिव लिया गया है और मैन मेड को नेगेटिव। गॉट इट? इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, चलें, पहला जो क्लॉक बनाया गया वो सन डायल था, जिसमें सन इस तरह ऑर्बिट करता था और एक स्टिक का शेडो, साया इस तरह ऑर्बिट करता था। तो वो जो पहला साया था वो क्लॉकवाइज ऑर्बिट करता था, इसीलिए आज तक के सारे क्लॉक क्लॉकवाइज ही चलते। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। तीन यूनिट्स हैं बेटा इसके। डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन। पहले डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इन 360 इक्वल पार्ट्स, देन एंगल सबटेंडेड बाय ईच पार्ट एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 डिग्री। डिग्री की डेफिनेशन, पूरे चक्कर को कितने टुकड़ों में बांटना? 360। तो हर टुकड़े का सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 डिग्री। मौजूद था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स का, उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कितने यूनिट्स हैं जी? डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। सबसे छोटा यूनिट इसका डिग्री ही है। अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हर पार्ट का एंगल क्या बनेगा? 1 डिग्री। इसका मतलब है पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री। और फिर बारी आई रेडियन की। रेडियन इंटरनेशनल यूनिट है, डिग्री इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। रेडियन इज द इंटरनेशनल यूनिट। तो रेडियन को हमने कैसे समझा था कि अगर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, रेडियन को समझ रहे भाई। एक सर्कल जिसका रेडियस r है, पॉइंट A से पॉइंट B तक, ये जो सर्कल के ऊपर फासला तय किया जाता है इसे आर्क कहा जाता है। और हम यहां पे उसे S से रिप्रेजेंट करें, ये OB भी रेडियस है और यहां पे ये जो एंगल बनता है इसका नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आर्क की लेंथ भी रेडियस के इक्वल हो जाए तो सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन हो जाएगा। When arc length
is equal to radius of the circle, then angle at the center is 1 radian. Is the concept clear? यहाँ तक ये हमने पहले से चीजें पढ़ी। और फिर ये तो बड़ा ही अच्छा रिलेशन है। इसका मतलब है कि आर्क लेंथ की मेजरमेंट से आप एंगल को जज कर सकते हो कि कितना होगा। अगर आर्क लेंथ 1 आर है तो एंगल 1 रेडियन, और अगर आर्क लेंथ 2 आर के इक्वल है तो एंगल 2 रेडियन, अगर आर्क लेंथ 3 आर के इक्वल है तो एंगल 3 रेडियन। इसका मतलब है आर्क लेंथ के अंदर छुपे हुए रेडियस की तादाद को देखते हुए आप एंगल इन रेडियंस फाइंड कर सकते हैं। तो तेजी से वही इक्वेशन दोबारा डेवलप करेंगे जिसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था। वो ये थी, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, या थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। और इसी इक्वेशन को देखते हुए मैं आपको गाइड करूंगा कि एस के यूनिट भी मीटर, आर के यूनिट भी मीटर, मीटर मीटर से कट जाएं तो थीटा के कोई डायमेंशंस नहीं होते। सो थीटा इज डायमेंशनलेस। यूनिटलेस नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो आर जो इधर डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, एस इज इक्वल टू आर थीटा। प्रीवियस ग्रेड्स की क्लासेस में आप एस को एल से भी रिप्रेजेंट करते रहे हो। मैथमेटिक्स में ये इक्वेशन इस्तेमाल होती रही। और फिर ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होगा कि बताएं पूरे सर्कल में, जिसे आप रेवोल्यूशन भी कहते हो, कितने रेडियंस होते हैं। तो उसके लिए भी आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से मैं एंगल पूरे सर्कल का लेता हूं 1 रेवोल्यूशन, और पूरे सर्कल के लिए आर्क को सर्कमफ्रेंस कहा जा सकता है। और क्या बच्चे जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो जब मैं आर्क लेंथ की जगह पे 2 पाई आर पुट कर दूंगा, यानी यही फॉर्मूला दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। इसको जब मैं रेडियस से डिफाइड कर दूंगा, आर आर से कैंसिल, 2 पाई रेडियन। शुरू कहां से किया था? पूरे चक्कर से, यानी 1 रेवोल्यूशन कंटेन्स 2 पाई रेडियन। और क्या स्टूडेंट को याद है पाई की वैल्यू 3.14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन गया था। So you came to know that 1 revolution contains 6.28 radians। और अब हमारा मौजू है कि बताएं एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो पता करते हैं जी, ढूंढते हैं। अब्दुल्ला देखेगा कि फ्रेम से बाहर तो नहीं चलेगा भाई। अब मैं क्या लिख रहा हूं, वही इक्वेशन दोबारा, 2 पाई रेडियन और 1 रेवोल्यूशन को चेंज कर देता हूं 360 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि 1 रेवोल्यूशन पूरे चक्कर में 360 डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्री, और इधर 2 पाई रेडियन। अब हम 1 रेडियन में डिग्री फाइंड करना चाहते हो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 पाई। दोनों साइड्स को 2 पाई से डिवाइड कर दिया जाए, 2 पाई कैंसिल बाय 2 पाई, तो यहाँ क्या बचा? 1 रेडियन 360 को, यस 360 को 2 पाई से या 180 को पाई से डिवाइड करें तो that gives 57.3 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन इसका उलट भी सीखना है कि बताएं 1 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं। तो ये वाली इक्वेशन दोबारा लिखी जाएगी, लेकिन इस बार इसे 2 पाई से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि किससे डिवाइड करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे। इसे 360 से डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा? 1 डिग्री। और इसको जब डिवाइड करें तो 0.0174 रेडियन। और स्टूडेंट्स, S इज इक्वल टू आर थीटा के लिए एक और शॉर्टकट तरीका आपको सिखाता हूं। मेरे बच्चों, क्या रिलेशन है S का थीटा के साथ? आप कहेंगे डायरेक्ट कि S की लेंथ बढ़ती जाएगी, सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। क्या रिलेशन बना?
डायरेक्ट रिलेशन बना। और लड़कियों, जब भी आप लड़कों, जब भी आप डायरेक्ट रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करते हैं, भाई ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट। जब भी रिलेशन को इक्वेशन में चेंज करना है, ताल्लुकात को मुसावात की सतह पे रखना है, तो सबको कांस्टेंट करना पड़ता है, सबको एक कांस्टेंट फैक्टर देना पड़ता है। चाहे वो रोटी हो, चाहे वो तवज्जो हो, चाहे वो प्यार हो, वो फिर सबके लिए जब ताल्लुकात रिश्तों को बराबर की सतह पे लाना है तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा। गॉट दैट पॉइंट? लर्निंग आ गई फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे वो कांस्टेंट है आर कि अगर बॉडी परफेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसका रेडियस कांस्टेंट होगा, रेडियस कम या ज्यादा नहीं होगा, आर इज कांस्टेंट। तो ये रिलेशन इस तरह भी प्रूव किया जा सकता है। छोटे बच्चे तालियां। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से अगली क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होगा ओमेगा। और अगेन ऊपर वेक्टर क्वांटिटी शो कर रही है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी डायरेक्शन होगी। और अगेन एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव होगी। ये दो एमसीक्यूज हमेशा आपने याद रखने हैं। तो क्या डेफिनेशन है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी उसी तरफ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो मैंने इसकी वर्बल डेफिनेशन लिखने की बजाय एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की शॉर्ट फॉर्म टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। भाई अभी पॉइंट आ गया इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। पहले वर्ड इंस्टेंट को सीख लें। इंस्टेंट का मतलब है छोटा सा लम्हा। अब लम्हे को कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ बच्चे कहेंगे सर मिली सेकेंड, कुछ कहेंगे माइक्रो सेकेंड, कुछ कहेंगे नैनो सेकेंड। तो मैं डिफाइन करूंगा एग्जांपल्स। लेट्स से हम कह रहे हैं एक फैन के ब्लेड्स घूम रहे, फैन के ब्लेड्स घूम रहे फुल स्पीड से, वो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा? तो बच्चे कहेंगे सर ना करें इस तरह के सवालात, फैन के ब्लेड्स तो घूमते हुए नजर ही नहीं आते, वो तो इतनी तेज घूमते हैं, तो वो यहां से यहां तक कितनी देर में गए हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं कहूंगा उसी टाइम को इंस्टेंटेनियस कहें। उस दौरान उसकी जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी, उसे नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर। दैट टाइम इज वेरी शॉर्ट, so small that it approaches to zero. It approaches to, but not zero. Approaches to 0.0000 something, but not zero. In that time, the velocity of the object, angular velocity of the object, is called instantaneous angular velocity. और इसकी इक्वेशन में कुछ चीज नई भी होगी, वो ये हो LIM delta t approaches to 0, यानी LIM स्टैंड लिमिटिंग। क्या लिमिट करना है? डेल्टा टी को लिमिट करना, महदूद करना। आए इसको वर्बल डेफिनेशन में लिख के फिर एक्सप्लेन। तो ये इसकी वर्बल डेफिनेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। आप इसे एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ सकते हो। व्हाइल टाइम is very small, v very small, that is delta t approaches to 0. तो अब आप इसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा और डेल्टा टी पढ़ सकते। यूनिट्स पे बात कर ले, कल भी यूनिट पे बात की थी। रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड छोटा यूनिट, रेवोल्यूशन पर सेकंड, इससे बड़ा भी है RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। इंजीनियर्स आमतौर पे ये यूज यस 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 स्मॉलेस्ट, मीडियम और लार्जेस्ट। RPM इज द लार्जेस्ट।
भाई बारी आ गई, यकीनन आप समझ गए होंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आती है, उसके साथ लफ्ज एंगुलर ही तो लगाना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका सिंबल भी खूबसूरत है, जैसे ओमेगा खूबसूरत है वैसे ही अल्फा भी खूबसूरत है। और एरोहेड बता रहा है कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं एक बार फिर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ही लिखूंगा, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, तो फिर इंस्टेंटेनियस पे चलते हैं जनाब। वही चीज, लेकिन अब मैं इंस्टेंटेनियस की वर्बल डेफिनेशन यहां पे नहीं लिखी। आप जान गए होंगे कि इसमें सिर्फ इजाफी बात क्या है कि टाइम शुड बी टेकन वेरी स्मॉल। हाउ स्मॉल? दैट इट अप्रोचेस टू जीरो बट नॉट। क्योंकि अगर हमने, ये वैसे अच्छा पॉइंट हो, अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो पुट कर देते हैं तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसकी डायरेक्शन और इसके यूनिट पे आर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी होता है, डिसेलेशन भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बिल्कुल वैसे ही अल्फा भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। एक स्टूडेंट क्लास में आया, उसने आते ही फैन का बटन ऑन किया, पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी जीरो, बटन ऑन करने के बाद धीरे धीरे उसकी एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आया, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। व्हाइल ओमेगा इंक्रीजेस एंगुलर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक और लड़की आई, उसने कहा, जरूरी लड़की आई, एक और स्टूडेंट आया, उसने कहा बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, फैन बंद किया जाए, उसने बटन ऑफ कर दिया। अब फैन की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा और नेगेटिव भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, लेकिन यस, नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट होगी। पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिस तरफ ओमेगा की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव अल्फा की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ ओमेगा के अपोजिट होगी। हमें क्लियर? हाँ, घूम इसी तरफ रहा होगा लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होगी। राइट, सही कॉन्सेप्ट बन गया। तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और होता अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यूनिट बनाए जाएं, मेरे साथ मिलके यूनिट बनाए जाएं भाई। यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका रेडियन पर सेकंड था ओमेगा का, नीचे एक और सेकंड लगा तो पर सेकंड, दो पर लग गए, उड़ी ना जाए। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, राइट। आप डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हो, और यकीनन रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी इसके यूनिट्स हैं। अल्फा के ऊपर बड़ी जबरदस्त बात हो गई, अल्फा ब्रावो चार्ली का आर्मी की टर्म्स है ना, अल्फा ब्रावो चार्ली, टीम्स होती है ना आर्मी की, अल्फा टीम, बीटा टीम, ब्रावो टीम, चार्ली टीम। ठीक है, लो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, प्रूव करें। भाई स्टूडेंट्स, आएगा आपका जो भी क्लास टेस्ट होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो प्रूव V इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप कंसीडर करेंगे वही फार्मूला जो पिछले पेज पे हमने लिखा था, S इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो S इज इक्वल टू आर थीटा बनाते हैं भाई। पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक उसकी डिस्प्लेसमेंट P और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
राइट, यानी व्हाट आई वांट कि आर्क इज वेरी स्मॉल and delta theta is very small, in time very small delta t time, पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक कितनी आर कवर की, डेल्टा एस, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की, डेल्टा थीटा इन अ वेरी स्मॉल टाइम, डेल्टा टी। ये जो अल्फाज में बयान कर रहा हूँ या ये जो डायग्राम है ये सारी आपने बनानी है। तो ये अल्फाज आपने पैराग्राफ की शक्ल में या पॉइंट की शक्ल में, मुझे पॉइंट्स की शक्ल में लिखना पसंद होता है, तो वो आपने लिखने हैं। आज जरा लेक्चर को समेटते हुए हम कर रहे हैं, तो पॉइंट्स में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपने वो अल्फाज लिखने। फॉर स्मॉल चेंज राइट जी, अगर लार्ज चेंज हो तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, स्मॉल चेंज हो तो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया जाए, कर दें जनाब। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि आपने डेल्टा टी को डेल्टा थीटा के नीचे लगाया है, आर के नीचे क्यों नहीं लगाया? तो मैंने कहा आर तो चेंज ही नहीं हो रहा, हमने बनाना है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के साथ साथ तो आर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए लाजम है कि आप डेल्टा टी को थीटा के नीचे ही लगाएं। लग तो आर के नीचे भी सकता है मगर आर चेंज नहीं हो रहा। क्या आपको याद आ गया कि ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी। सो मैंने डेल्टा एस और डेल्टा टी को वी लीनियर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया और डेल्टा थीटा डेल्टा टी को एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, ओमेगा से रिप्लेस कर। सो द फॉर्मूला इज प्रूव्ड, V is equal to R omega. V is equal to, फार्मूला याद कर लें, V is equal to, it relates linear velocity to angular velocity while R remains constant. It relates linear velocity to angular velocity. Linear velocity ज्यादा होगी तो angular velocity भी ज्यादा होगी। जैसे S ज्यादा था, थीटा ज्यादा था, तो इसी तरह V ज्यादा होगा तो ओमेगा भी ज्यादा होगा, R remains कांस्टेंट। लेकिन स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग बात, चीजें सीखनी है भैया आप लोग। अब सीखने का टाइम शुरू हो गया, कॉपी पेंसिल बेशक रोक ले। ये तीनों तो वेक्टर हैं, क्या आप जानते हैं लीनियर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? आप इसे जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो, आप लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी अलोंग द टेंजेंट इज कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो सर्कल में मूव करते हुए बॉडी की लीनियर वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, क्योंकि वो अलोंग द टेंजेंट होती है, क्योंकि वो अलोंग द टेंजेंट होती है। अब बारी आ गई एंगुलर, ज्यादा तेज चल रहा, परेशान तो नहीं हो रहा। अब बारी आ गई एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे किस तरफ होगी, समझना है भाई। लीनियर वेलोसिटी इस तरफ, अलोंग द टेंजेंट। हाँ, अब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और क्या स्टूडेंट्स को याद है कि आर रेडियस भी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर टुवर्ड सर्कमफ्रेंस होती है। ये आर की डायरेक्शन है, ये वी की डायरेक्शन है, ये ओमेगा की डायरेक्शन है। देखें फिंगर्स इस तरफ तो ओमेगा बाहर की तरफ। वाह, 3D डायग्राम बनेगी। और मजे की बात यह है कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्या बच्चे सीखना चाहते हैं कि ये कैसे आपस में परपेंडिकुलर होंगे? आए शो करते हैं इनको वन बाय वन। हाजा वेलोसिटी, हाजा रेडियस। मैंने इस तरह नहीं शो किया, उनको इस तरह शो कर दिया ताकि बच्चों को पता चले वो परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स का आपस में एंगल तब पता चलता है जब उनकी टेल्स यानी कि पूंछें एक जगह पे। और अब कौन सी वेलोसिटी रह गई जमाई बंद करके? ओमेगा रह गई। ओमेगा तो बाहर की तरफ है। वाह, क्या है इन तीनों का आपस में एंगल? यस, ऑल दीज थ्री क्वांटिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है सर। अगर ये तीनों वेक्टर्स हैं
तो आपने इसे वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? आए इसे वेक्टर फॉर्म में करते हैं। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा था, मैं कह रहा था इसे सर जी वेक्टर फॉर्म में शो करके दिखाएं। तो बच्चों अगर ये वेक्टर्स हैं तीनों, तो बताओ इन दोनों की प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होगी या वेक्टर प्रोडक्ट होगी? वेक्टर प्रोडक्ट होगी। डॉट प्रोडक्ट होगी या क्रॉस प्रोडक्ट होगी? क्रॉस प्रोडक्ट होगी। आइए सीखें कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट की शक्ल में कैसे लिखना है। ये क्या कर दिया सर, इधर आर ओमेगा लिख रहे हैं, उधर ओमेगा क्रॉस आर लिख रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ऑर्डर मैटर्स। तो यही तरतीब होगी, ओमेगा पहले लिखना होगा, आर बाद में लिखना होगा। सर हमें समझाएं ये क्या किया आपने, ऐसा क्यों लिखा है? तो 3D डायग्राम दोबारा बतानी पड़ेगी, आपको पता चले कि ओमेगा क्रॉस आर से वी हासिल होता है। तो करें, चल भाई स्टूडेंट्स दोबारा शुरू। पकड़ा वी को, आर नीचे गिर गया, वी को निकाला, आर को यहां रखा, ओमेगा को यहां रखा। सीखने के लिए तैयार स्टूडेंट्स? मैं फ्रेम में हूं ना यार, बता देना बाहर। जी तो स्टूडेंट्स वी आर ओमेगा आपको सिखाया हुआ है ए क्रॉस बी। यहां पे ए की जगह पे ओमेगा है, बी की जगह पे आर है, ओमेगा क्रॉस आर। वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। ओमेगा क्रॉस आर, हम किस तरफ? अपवर्ड। किसको शो कर रहे हैं? वी को, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप खुदा ना खास्ता आर पहले और ओमेगा बाद में लिख देते तो आर क्रॉस ओमेगा लिखना पड़ता, सारा कुछ ही गड़बड़ हो जाता। तो वेक्टर प्रोडक्ट का करेक्ट आंसर ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर से होगा। ओमेगा बाहर की तरफ, आर उस तरफ, वी इस तरफ, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी। हमें क्लियर? सही समझ आई? छोटे बच्चे तालियां। जी प्रूव आ गया, A इज इक्वल टू आर एल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ। अगेन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन V इज इक्वल टू आर ओमेगा से, V इज इक्वल टू आर ओमेगा से। मगर इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम कहेंगे फॉर स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देयर इज अ स्मॉल चेंज इन लीनियर वेलोसिटी, यानी फॉर अ स्मॉल चेंज। ये बिल्कुल वैसे ही है जो हमने यहां पे किया था। हल्का सा थीटा को या डेल्टा को चेंज किया था तो हल्का सा वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी हल्का सा आपने इसको चेंज किया, वो भी चेंज हो गया। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, वही स्टेप दोबारा दोहराए जा रहे हैं। भाई अगर मेरे व्यूअर्स को आज के लेक्चर की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। गड़बड़ हो जाती है, समझ नहीं आता। उसमें आवाज ऐसे हो जाती है, स्लो स्लो हो जाती है। और स्टूडेंट्स आप जान गए होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी गिव्स अस लीनियर एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी गिव्स अस एंगुलर एक्सेलरेशन। एक और रिलेशन A इज इक्वल टू आर अल्फा। इस एक्सेलरेशन को भी आप कह सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग दी टेंजेंट। वो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, ये टेंजेंशियल। भाई ये वाली वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। A इज इक्वल टू आर अल्फा। अगेन स्टूडेंट सवाल करेंगे सर ये तीनों तो वेक्टर हैं, आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो मैं फिर सवाल करूंगा कि ये वेक्टर्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो स्केलर होगी कि वेक्टर, डॉट होगी कि क्रॉस? क्रॉस प्रोडक्ट लिखी जाएगी स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स पूछेंगे सर आपने क्या कर दिया? तो ऑर्डर मैटर्स, वेक्टर प्रोडक्ट में अल्फा पहले लिखेंगे, आर बाद में लिखेंगे। अगर आपने ऐसा ना किया तो क्वांटिटीज की डायरेक्शन बदल जाएगी जो कि इनएक्यूरेट होगा। सो एल ए अल्फा और आर। स्टूडेंट्स
क्या आप जज कर गए कि ये तीनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं? ये तीनों भी आपस में एंटी ट्रस्ट के पॉइंट्स आ गए। सीखने के लिए तैयार स्टूडेंट्स? तो नोट करें, जो भी बॉडी जी लर्निंग के लिए रेडी, जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है उसके पास दो वेलोसिटीज होती है। यस, टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। और उसके पास तीन एक्सेलरेशन हो सकते हैं। उसके पास तीन एक्सेलरेशन हो सकते हैं, उनमें से एक हमेशा होता है और दो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्या ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। फिर से पूरी पिक्चर, ताकि बच्चों के माइंड में ऐसे पुख्ता हो जाए ये चीज। सर्कुलर पाथ में मूव करते हो, बॉडी के पास कितनी वेलोसिटीज? दो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, आप लीनियर वेलोसिटी भी कहते हो। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके पास तीन एक्सेलरेशन हो सकते हैं, जिनमें से एक लाजमी होता है और दो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके पास हमेशा होता है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है तो उसके पास हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन। नोट। और ये वाला एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तब होगा जब टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज हो। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी जब आप उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज करते हो तो उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा होता है। और स्टूडेंट्स आप एग्री करें, अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी मान चेंज होगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी। और जैसे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या पैदा होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों एक्सेलरेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होगा। कितने एक्सेलरेशन बताए मैंने आपको? तीनों के नाम दोबारा दोहरा दे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी तरह के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखने के लिए, सुनने के लिए, नोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो।